कि जो अंडमान निकोबार है स्पेशली वो किसके कारण बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट के कोलिजन का रिजल्ट है। और इसी का जो नॉर्थ पार्ट है वो कहां से है, तो आपका आंसर होगा जो नॉर्थ पार्ट है वो है म्यांमार में, जैसे रखाइन माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। जब किसी का जो सदर्न पार्ट है वो कहां पर है, सदर्न पार्ट है इंडोनेशिया के पास में पड़ता है, मेंटावई रिज करके पड़ता है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास में स्थित है ना। और आज आप लोगों की क्लास है, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है, सीधा क्लास मंडे को लूंगा मैं, है ना। फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहेगा आपका हर वीक। और मंडे को जो मैं क्लास कराऊंगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मैं उसमें टॉपिक पढ़ाने के बजाय जो मैंने अब तक आपको ये टोटल करवा दिए हैं यूनियन टेरिटरी, इनका मैं क्वेश्चन पेपर तैयार करके, मतलब पूरे क्वेश्चन सेट करके आप लोग सारी क्लास कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना इसके, तो उसके ना क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आप लोगों को और बेहतर तरीके से पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया था, आज का जो हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप है, टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है। हम लोग इसके लक्षद्वीप के साथ साथ हम लोग मालदीव को भी कवर कर लेंगे, और लक्षद्वीप मालदीव के साथ साथ क्या नाम है, एक और आइलैंड के बारे में पढ़ा दूंगा मैं, जिसका नाम है डियागो गार्सिया आइलैंड। यानी कि हम लोग टारगेट करेंगे कि लक्षद्वीप को उसके करस्पॉन्ड जितने भी है उसके सराउंडिंग में जो आइलैंड्स हैं उनके साथ हम लोग आसानी से रिलेट कर पाएं। ओके चलिए, अच्छा एक और चीज बताओ, ऐसा तो नहीं लगता कि एक स्टेट के बारे में इतना सारा पढ़ना, ये वो ऐसा कुछ माइंड में तो नहीं आता कि इतना क्यों पढ़ेगा स्टेट के बारे में। सर कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, मैंने क्लासेस करा दी, लद्दाख करा दिया, जम्मू कश्मीर करा दिया, अंडमान निकोबार करा दिया, 3 के करीब क्लास हुई होंगी, क्यों भाई ऐसा तो नहीं आता कि इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या है ये इंटरनेट प्रॉब्लम हुई है क्या? अच्छा ठीक है, नहीं सर उल्टा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में आपसे। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी लगता है, कभी कभी तो कुछ भी लगता है हमें, कभी कभी तो हमें लगता है हम ही मोदी जी हैं, तो कभी कभी तो जाना ही नहीं है क्यों? पंकज का कमेंट आ रहा है, प्रूडेंस का स्टूडेंट है सर आपके, बड़ा पुराना है, चीता है फिर तो है। हाँ भाई मार कर दे दे भाई, और एक गिलास पानी जल्दी में, बहुत मजा आता है। अच्छी बात है, अगर आप पढ़ाई में अपनी में बहुत तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है आपके लिए, है ना। चलिए बताइए मुझे लक्षद्वीप के बारे में एक दो पॉइंट बताइए, फिर मैं तुरंत लक्षद्वीप को शुरू करता हूं और उसमें हम कई सारे बेसिक पॉइंट्स को सीखेंगे। ओके, सबसे पहली बात जो लक्षद्वीप है वो क्या है, वो हमारा यूनियन टेरिटरी है। और लक्षद्वीप का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप का पहले नाम हुआ करता था लक्षद्वीप। क्या नाम हुआ करता था लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप नाम हुआ करता था। और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप से चेंज करके क्या कर दिया, लक्षद्वीप कर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है इसके बारे में तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमारे इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसके पीछे कारण है क्योंकि इसका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, समझ रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। अब बात आती है कि इसको लकड़ी क्यों कहा जाता है, बताओ कमेंट करके। लकड़ी कहने के पीछे कारण क्या है, 1073, ये क्या लिख रहा है भाई? शिवम यादव, मैं आपके कमेंट कई क्लासों से मैंने नोटिस किए हैं, आप यहाँ कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हो जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे अभी आपने लिख रखा है जानवर होते हैं, थोड़ी देर पहले आपका कमेंट आ रहा था कि रक्षाबंधन के बाद पढ़ाना। आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है? अगर ऐसा है कि नहीं आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप लिख सकते हो। और नहीं लगता ना, तो भाई अपने आप को संभाल, कौन सी दुनिया में जा रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। कौन से रास्ते पे डाल रहे हैं अपने आपको चलिए जी शुरुआत करते हैं। लक्षद्वीप, देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट ये है क्या, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया का। तो मैं सबसे पहले यही लिखता हूं, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है, हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़े, नेक्स्ट में बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा एरिया, पूछा जाएगा आपसे इसका एरिया कितना है, तो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर। ओल्ड नेम पूछा जा सकता है आपसे, है ना, पुराना नाम क्या था, तो आप तुरंत बताओगे सर पुराना नाम जो था इसका वो था लक्षद्वीप। जो पुराना नाम था इसका क्या था, लक्षद्वीप था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगर हम यहाँ के सेंसस के अकॉर्डिंग, अगर सेंसस के अकॉर्डिंग हम इसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो कितनी है, तो जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो समथिंग अबाउट 68,000 के करीब है। और इस पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किस रिलीजन से बिलोंग करती है, तो आपका आंसर होगा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम जनसंख्या है यहाँ की कितनी, 90%। अब इस पॉपुलेशन में अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे यानी कि साक्षरता दर कितनी है, तो उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पर लिटरेसी रेट की कितना है यहां की, यानी कि साक्षरता दर कितनी है, तो जो साक्षरता दर है यहां की वो लगभग 91% है। आप देख रहे हो कितनी बेहतर है, लगभग 90 to 91% के समथिंग अबाउट है। वहीं अगर मैं यहां के सेक्स रेशियो की बात करूंगा, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, तो लगभग 946 के करीब है यहां का जो सेक्स रेशियो, यानी 946/1000। बात क्लियर यहां तक, चलिए जी आगे अगर मैं बात करूंगा तो लोकेशन कहां पर है इस लक्षद्वीप की, तो ध्यान से सुनना, लोकेटेड एट जंक्शन पॉइंट भी कह सकते हो, बिटवीन भी कह सकते हो, लोकेटेड बिटवीन अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप सी, ठीक है। कहां पर है ये, तो आपका आंसर होगा अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच है। इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पर। अब इसे अगर आप इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो ध्यान से सुनना, मतलब कि ईस्ट में क्या होगा इसके, तो ईस्ट में तो पड़ता है लक्षद्वीप सी, और इसी के वेस्ट में क्या है, तो आपका आंसर होगा अरेबियन सी। मोस्ट ऑफ आप अरेबियन सी अगर लगाओगे कि कहां स्थित है अरेबियन सी में, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, क्योंकि मुख्य क्षेत्र जो यहां पे वो अरब सागर वाला है।
अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना, मैं यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं कि जो लक्षद्वीप है ये किसका एग्जांपल है, तो आपका आंसर होगा, मैं लिख रहा हूं एक पॉइंट यहां पे, एग्जांपल ऑफ एटॉल आइलैंड। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये एटॉल द्वीप का उदाहरण है। क्या है ये? एटॉल द्वीप का उदाहरण है। क्लियर है जी? अब इस बात का क्या मतलब है एटॉल द्वीप का और ये सब कहां से आया, क्या है, इस चीज को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे मरीन इकोसिस्टम की, तो मरीन इकोसिस्टम में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहा जाता है कोरल, प्रवाल कहा जाता है। और जो प्रवाल होता है, ध्यान से सुनना, जो प्रवाल होता है वो कॉलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, ग्रुप में रहते हैं। दूसरी क्वालिटी क्या होती है, उनमें लोकोमोशन पूरी तरह से नहीं हो पाता। और तीसरी क्वालिटी क्या है, तीसरी क्वालिटी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करते हैं। अब बात आती है कि ये रहते कहां पर है सर, याद रखना ये रहते हैं, पहली बात स्लाइम वाटर होना जरूरी है इनके लिए। दूसरी बात, ज्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए इनके लिए, सैलो वाटर होना चाहिए। सैलो वाटर का मतलब उथला जल, यानी पानी ज्यादा गहरा ना हो। मैं थोड़ा सा लिखता हूं इसके बारे में, देखो ध्यान से। सबसे पहले कोरल से समझना शुरू करते हैं, प्रवाल। तो जो प्रवाल है ये प्रवाल कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रवाल जो है ये है मरीन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव है। ठीक है, कहां पे पाई जाती है ये, तो आपका आंसर होगा फाउंड इन सलाइन एंड सैलो वाटर। ठीक है, आप लिखोगे यहां पे ये किसमें पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा लवणीय और उथले जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, लवणीय और उथले जल में पाए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि ये उथले जल में ही पाए जाते हैं और लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो पता है इसके पीछे कारण क्या है। लवणीय जल में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इससे ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं मिनरल्स। ठीक है ना, क्या करते हैं इससे, ये खाने के लिए खनिज प्राप्त करते हैं। और याद रखना सैलिनिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट सैलिनिटी होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक है ना, मॉडरेट होनी चाहिए यानी कि मध्यम होनी चाहिए। अब एक बात सोचना, आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा है कि जो मिनरल्स पानी में पाए जाते हैं वे मिनरल्स इनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर डेड सी में बहुत ज्यादा होना चाहिए। डेड सी में फिर तो कोरल बहुत ज्यादा विकसित होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं है। कारण क्या इसके पीछे, कारण समझना मेरे दोस्त, कारण ये कि अगर सैलिनिटी हाई होगी, सैलिनिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। अगर लवणता कैसी है, ज्यादा। अगर लवणता ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में फिर उसका टेंपरेचर कम होगा या ज्यादा, वाटर टेंपरेचर ज्यादा हो जाएगा अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो। और जब सैलिनिटी ज्यादा, वाटर टेंपरेचर ज्यादा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोरल है ना, वो कोरल क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, है ना। मैं लिख देता हूं क्या हो जाएंगे, बर्न आउट, यानी कि ये जल जाएंगे। तो याद रखना इनकी कंडीशन क्या बताई मैंने, सैलिनिटी मॉडरेट होनी चाहिए, टेंपरेचर भी मॉडरेट होना चाहिए, तभी ये ग्रो करेंगे। और ये भी कंडीशन है कि वाटर डीप नहीं होना चाहिए, सैलो वाटर होना चाहिए, जिससे कि इनको सनलाइट लगातार मिलता रहे। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये जो कोरल है, ध्यान से सुनना, क्या ये पूरी तरह से अपना न्यूट्रिशन मरीन इकोसिस्टम से ऑब्टेन कर लेते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं कर पाते। ये सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं, गौर से सुनना मेरी बात को। एक होता है ज़ूज़ैंथली एल्गी, एक होता है ज़ूज़ैंथली शैवाल, और एक होता है ज़ूज़ैंथली शैवाल के साथ साथ कोरल। ठीक है, यानी कि प्रवाल। ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं मिलजुल कर, इस चीज को भी समझ लो। ज़ूज़ैंथली शैवाल इसको 60% फूड प्रोवाइड कराता है और डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराता है। बदले में प्रवाल क्या प्रोवाइड कराता है इसको, तो आपका आंसर होगा हैबिटेट एरिया, आवास स्थल। आवास स्थल का मतलब समझ में आ रहा है, बेहतर रहने की जगह जो होगी वो कौन डिसाइड करेगा, प्रवाल डिसाइड करेगा। उसके बाद में खाने का इंतजाम कौन करेगा, एल्गी करेंगे। कितने परसेंट, 60%। और जो मैं आपसे कह रहा था कि मिनरल से फूड ऑब्टेन करते हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप की होती है, ये अवशोषक होते हैं। तो याद रखना 40% जो फूड होता है कोरल, वो क्या करता है, इस कोरल यहां से इसको एब्जॉर्ब करता है, खुद प्राप्त करता है। 60% खुद प्राप्त करता है, बाकी बचा हुआ शैवाल तैयार करके इसको दे देते हैं। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ग्रुप में रहते हैं, और जब ये ग्रुप में रहते हैं तो जब ये मरते हैं ना, तो याद रखना जैसे ये फर्स्ट यहां पे दिखने में ऐसे होते हैं, यूं ऐसे यूं ऐसे यूं ग्रुप में रहेंगे, एकदम से सारे के सारे मर जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त यहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते रहते हैं, तो चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो इन्हीं के ऊपर रहेगी, अपने पुरखों की छाती पे रह रही होगी। यहां से इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ऐसा इसलिए होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से सुनना, फिर से इसी पे जमते चले जाएंगे, और इनके जो नीचे वाले स्केलेटन है इसका सॉलिडिफिकेशन होता चला जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके जो फोसिल्स होते हैं, इनके जो स्केलेटन होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि ये चट्टान में बदल जाते हैं, और जब ये पानी से बाहर आ जाते हैं तो फिर इन्हीं को आइलैंड का नाम दिया जाता है। बस समझ में आ रही है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, आइलैंड का नाम दिया जाता है। मैं इस बात को लिख देता हूं, देखो स्केलेटन होगा इनका, कंकाल होगा इनका, इस कंकाल का सॉलिडिफिकेशन होगा, ये कंकाल ठोस होगा, ठोस होकर किसमें बदल जाएगा, ये रॉक या चट्टान में बदल जाएगा। और जो ये चट्टान होगी, इसी चट्टान से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कोरल फ्रिंज, एक होता है इसी में रीफ, और एक होता है एटॉल। अब एटॉल का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। एटॉल का मतलब होता है कि ऐसा कोरल, जैसे ये वाला कोरल ऐसे ही, तो इधर भी कॉर्नर निकला हुआ है, इधर भी कॉर्नर निकला हुआ है, बीच में पानी भरा हुआ है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा किसी भी आइलैंड का, जो कोरल के सेडिमेंट डिपोजिशन से बना हुआ है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे एटॉल आइलैंड कहा जाएगा। यानी कि आप इस चीज को देखना, ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूं एटॉल का मतलब क्या होगा। एटॉल का सीधा सीधा यहां मतलब ये होता है कि आसपास ऐसे यूं कोरल का डिपोजिशन होगा, ऐसे यूं, ये कोरल का डिपोजिशन हो गया, ठीक है जी, ये कोरल का डिपोजिशन हो गया यहां यूं, और बीच में ना इसमें पानी भरा हुआ होगा, और इस पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है, लेगून कहा जाता है। ओके, मैं लिखता हूं इस बात को यहां पे, देखो ध्यान से, ये क्या है, कोरल डिपोजिशन, ये है कोरल डिपोजिशन, और बीच में जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, लेगून कहा जाता है।
अब आप एक चीज देखो, ये आकृति कैसी लग रही है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे घोड़े के पैर का जो खोल होता है, जैसे नाल बोल देते हैं, तो इसीलिए एटॉल का मतलब लिखा जाता है हॉर्स सू से, हॉर्स सू से आइलैंड। सारे लोग कमेंट में एक बार जल्दी से, और मुझे ये बताओ पूरा समझ में आया या नहीं आया। अब तक मैंने क्या बताया आपको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सारी चीजें क्यों बताई, क्योंकि लास्ट में हमें रिलेट करनी है। देखो ध्यान से, मैंने बताया कि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है, एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर, पुराना नाम क्या है इसका, लक्षद्वीप है। आगे मैंने बताया कि इसके ईस्ट में लक्षद्वीप सी है, वेस्ट में अरेबियन सी है। एटॉल आइलैंड का एग्जांपल है, सेक्स रेशियो क्या है यहाँ का, लिटरेसी क्या है, पॉपुलेशन क्या है। और आगे फिर मैंने आपको ये बताया, ध्यान से सुनना, कि कोरल होता क्या है ना, और ऐसा क्या कारण है कि मतलब आप एक बात बताओ, बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा के पास कोरल पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां गंगा नदी का बड़ी मात्रा में जल आ रहा है, जो कि ब्रैकिश वाटर बोला जाता है, जहां शुद्ध जल आ रहा होता है, वहां कोरल नहीं पनपते। क्यों नहीं पनपेंगे? 40% फूड ही नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो आराम से इनका पूरा का पूरा योग अपने आप हो जाएगा, खत्म हो लेंगे। बात समझ में आ रही है? डेड सी में क्यों नहीं कोरल आइलैंड बन रही? इसके पीछे कारण क्या है? कोरल आइलैंड जो है वो डेड सी में क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कारण होगा क्योंकि कोरल नहीं है। कोरल क्यों नहीं है? टेंपरेचर ज्यादा, सॉरी सैलिनिटी ज्यादा, टेंपरेचर ज्यादा, खत्म लाइफ, है ना। आपसे पूछा जाएगा सुंदरबन के डेल्टा के पास कोरल क्यों नहीं विकसित हुए, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक बड़ी नदी जहां अपना मुहाना बनाती है, क्या उस मुहाने वाले क्षेत्र में कोरल विकसित होने की संभावना है? आपका आंसर होगा नहीं होगी, क्योंकि वाटर मूवेबल होगा, स्टैटिक कंडीशन में वाटर होगा नहीं, और जब वाटर मूवेबल होगा तो वहां पे सैलिनिटी भी कम होगी, है ना, क्योंकि फ्रेश वाटर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोरल विकसित नहीं होंगे। अब भाई साहब बड़ा दिमाग खराब होता है कभी कभी। आईडी बना रखी है भूत को खैनी खिलाने वाला बाबा। जय हो प्रभु। बंगाली बाबा तो नहीं है, मंचा प्यार और वसीकरण स्वतंत्र से छुटकारा वो सब दिलवा दे क्या भाई। हाँ जी। क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ जी, अब एक बात बताओ, तू गजब। इंदू नाम से कमेंट आ रहा है, सर ऑक्सबो क्या होता है? ऑक्सबो लेक होती है जो नदी बनाती है, वो चीज अलग है, वो स्थल पे बनता है ना। चलिए जी, अब देखो ध्यान से, कोरल का एक्चुअल में कलर कैसा होता है? कोरल का एक्चुअल में कलर व्हाइट होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये निपट जाता है जल्दी, ठीक है, फट से मर जाता है। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फट से मर रहा है, वैसे कैसे कलर थे इसमें? बहुत सारे कलर थे, ठीक है। अब कोरल कैसा हो जाएगा फिर? आप समझ हुआ यहाँ पे क्या ना, यहाँ भाई साहब भयंकर लेवल की यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विछड़न हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी जिंदगी में रंग थे वो सब इनकी वजह से थे, ये जिंदगी से निकल गए, बस बेरंग हो गए। इसी को एक नया नाम दे दिया गया, क्या नाम है, एनवायरमेंट की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? कलर फेड करना। और इसमें क्या था? डिफरेंट कलर, कलर फेड के हो गए, मर गया वो। तो याद रखना, क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो फ्रिंजिंग, सॉरी यहाँ पे जो कोरल रीफ है उनका कलर व्हाइट हो रहा है, और इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग ऑफ कोरल। बात क्लियर यहाँ तक? ब्लीचिंग ऑफ कोरल कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा कहां हो रही है? पैसिफिक ओशियन में हो रही है, और धीरे धीरे इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ती जा रही है। आगे बात समझ में? चलिए जी, एटॉल का तो एग्जांपल मैंने बता दिया। और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, इसका आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोरल सी में। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ा एटॉल कहां पर है? तो आपका आंसर होगा मार्शल आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है। प्रवाल की हिंदी क्या होती है? प्रवाल की हिंदी मूंगा होती है। कहां गया ये? अब आ जाओ, सर यहां पर कैसे विकसित हुए? हाँ भाई, कहां गया भूत को खैनी खिलाने वाला बाबा? ज्योग्राफी की दुनिया से कुछ रिलेशन है बाबा आपका, या बिल्कुल ही? देखो ध्यान से, जो हमारा ये इंडियन ओशियन है, इस इंडियन ओशियन में लगभग यहां से यूं एक रिज है। रिज का मतलब समझ आता है आपको? हालांकि यहां पे एक रिज इधर भी है, पर उस पर हमें नहीं जाना। ये जो रिज है, इस रिज को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इस रिज का नाम है, मैं लिख रहा हूं, चागोस लकड़ी रिज। चागोस लकड़ी ब्रिज है। और याद रखना मेरे दोस्त, जो ये चागोस लकड़ी ब्रिज है, इसी के ऊपर यहां ये बसा हुआ है हमारा क्या? लक्षद्वीप। इसी का पार्ट माना जाता है मालदीव, और इसी का पार्ट यहां पे माना जाता है डियागो गार्सिया। क्या माना जाता है? डियागो गार्सिया। बात क्लियर है यहां तक? सचिन कुमार का कमेंट है, मैं आपके गांव से हूं सर। हाँ सच में? चल बढ़िया भाई, आ रहा हूं मैं कल। हाँ जी। अब ये बना कैसे, इस चीज को समझ लो। यहां पे सर हम ये मान लेते हैं कि पानी के अंदर लकड़ी ब्रिज है। तो ये पानी, रिज का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, पानी के अंदर पहाड़ होता है। तो आप ऐसे समझ लो, इस पूरे के पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है। अब जब इस पूरे के पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है, तो एक बात सोचकर देखो आप, कोरल कहां रहेंगे? अरे अभी मैंने पीछे क्या लिखा हुआ है, कोरल कहां रहेंगे? तो ध्यान से सुनना, कोरल रहेंगे कहां पे? कोरल रहेंगे किस जगह पर? मैंने क्या कहा? पानी कैसा होना चाहिए? सैलो होना चाहिए, सैलो वाटर होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब है कृष्णा नाम से कमेंट आ रहा है, मॉरिशस नहीं है, बताओ अभी मॉरिशस कहां होगा? अरे कहां गया मॉरिशस? तो यहां के होगा ना, चागोस लकड़ी ब्रिज से, क्या नाम है, एक्चुअली मॉरिशस जो है इसकी लोकेशन थोड़ी सी आउट है इस वाली ब्रिज से। हाँ भाई। यहां देखो ध्यान से, अब ये कोरल यूं डिपोजिट होते चले गए ऐसे ही, और बाहर की तरफ निकल गए, यहां और डिपोजिट हुए ऐसे ही। तो और ये वाली जो रिज है, इस रिज का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा लकड़ी। क्या नाम है इसका? लकड़ी। तो याद रखना, इसके जो डिपोजिशन से आइलैंड बनेगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। और ये जो बना यही कहलाएगा मालदीव। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में यहां पानी भरा हुआ है, तो इसी पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है, तो तब आपका आंसर होगा लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब समझ में आया आप लोगों को कि एक्चुअल में लक्षद्वीप का ये नाम लकड़ी पहले क्यों हुआ करता था? पूरी तरह से क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब बात करते हैं कि जो लक्षद्वीप है, इसमें टोटल आइलैंड्स हैं कितने? तो याद रखना, टोटल आइलैंड जो है ये है 36। कितने हैं टोटल आइलैंड जो है? ये है 36। और इसमें से केवल 10 आइलैंड्स ऐसे हैं। इन 36 आइलैंड को 3 ग्रुप में बांटा जाता है, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। नॉर्थ में जो आइलैंड है, इनको रखा जाता है अमीनी
अमीनी द्वीप के अंतर्गत रखा जाता है, मिडिल वालों को रखा जाता है लक्षद्वीप के अंतर्गत, साउथ वालों को रखा जाता है मिनिकॉय के अंतर्गत। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं इनको हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में, तीनों के नाम लिखे हुए हैं। और इनमें से 36 में से केवल 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर मानव रहता है, यानी कि ये आइलैंड ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेट है। कैसे है ये? इनहैबिटेट है, यानी कि आवास युक्त है। ठीक है ना? हैबिटेट है यानी कि आवास युक्त है। हाँ जी, पूरा नोट हुआ? ये तो आपको पहले से पता होगा ऑलमोस्ट इसके बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। सर एनवायरमेंट वाला बैच बंद कर दिया क्यों? नहीं तो आज भी क्लास ली मैंने एनवायरमेंट वाले बैच में, तो चल तो रही उसमें आज बायो वाला चैप्टर शुरू किया था मैंने। आगे बढ़े, चलो। अब देखो इसमें मेजर आइलैंड्स की क्या कंडीशन है, ये है देखो। सबसे नीचे तो मिनिकॉय है, ये यहां पर एक चैनल है जिस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल, ऊपर के ग्रुप से अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है? ये जलीय बहाव है जो ऊपर वाले ग्रुप से इन सबको अलग करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये यहां केरल के कोची है, ये कोची यानी केरल के लो आप सीधा सीधा, ये केरल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बात समझ में, कहां पर है? केरल से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और याद रखना सबसे नजदीक जो आइलैंड माना जाता है लक्षद्वीप का वो कौन सा है? तो जब आप यहां से देखोगे तो सबसे नजदीक कौन सा हुआ? एंड्रोथ। हाँ या ना? मैं लिख रहा हूं यहां पे इन आइलैंड्स में क्या खास है, देखो। एंड्रोथ आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो जो एंड्रोथ आइलैंड है ये है लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, है ना? ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है जी, ये क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ये किसके नियरेस्ट है? तो आपका आंसर होगा नियरेस्ट टू द कोची। ये कहां पर है सर? कोची के नजदीक है। ठीक है, कहां पर है? कोची के नजदीक स्थित है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां पे दिख रहा है बित्रा आइलैंड, साफ दिख रहा है बित्रा आइलैंड जो कि सबसे नॉर्थ में दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूंगा इसके बित्रा आइलैंड की, तो जो बित्रा आइलैंड है ये है लक्षद्वीप का स्मॉलेस्ट आइलैंड। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है सबसे छोटा द्वीप। ठीक है, ये क्या है? सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक यहां पे और आइलैंड पड़ता है, इस मैप पे नहीं दिया, पिट्टी आइलैंड। लक्षद्वीप का एरिया बेशक कम है, लेकिन याद रखना यहां लक्षद्वीप की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ की ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट है, यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि एरिया कम है ना? तो जब एरिया कम होगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बायोडायवर्सिटी तो लिमिटेड ही पाई जाएगी ना, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर फॉरेस्ट होते हैं तो फिर एरिया, तो फिर वहां पे बायोडायवर्सिटी खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिर भी जो पिट्टी आइलैंड है यहाँ पर एकमात्र यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। याद रखना लक्षद्वीप में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? केवल एक। ओके, तो मैं लिख देता हूं ओनली वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवल एकमात्र यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किस नाम से? तो आपका आंसर होगा पिट्टी नाम से है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहीं पर ध्यान से सुनना, ये जो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? अमीनी है ना? कौन सा है? अमीनी। ये अमीनी द्वीप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां एंड्रोथ के बारे में बता दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कावरत्ती, कावरत्ती पर आ जाते हैं। कावरत्ती की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है? यहां का कैपिटल आइलैंड है। ये क्या है? यहां की राजधानी है। पूरे के पूरे लक्षद्वीप में एक गंभीर समस्या जो है वो ये है कि यहां पर स्लाइन वाटर है। अब समस्या ये आई कि यहाँ का जो स्लाइन वाटर है, इस स्लाइन वाटर को क्या करना पड़ेगा भाई? अगर आप यहाँ पे वाकई में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हो तो ये जो स्लाइन वाटर है आपको ये ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर हाल में। तो यहाँ सरकार ने क्या किया है? सरकार ने यहाँ पे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट, यानी कि निम्न ताप तापीय अलवणीकरण योजना। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की है सरकार ने। इसमें टारगेट क्या रखा जा रहा है? ध्यान से सुनना, टारगेट इसमें ये रखा जा रहा है कि यहां का जो स्लाइन वाटर है, इस स्लाइन वाटर को कन्वर्ट किया जाएगा किस में? फ्रेश वाटर में। आगे बात समझ में? और ये प्लांट कहां पर है? कावरत्ती में। बात समझ में आ रही है नहीं? ये कहां पर है? कावरत्ती में। ठीक है, और इसमें मदद कौन कर रहा है? तो आपका आंसर होगा इजराइल, इजराइल की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से किया जा रहा है? इजराइल की सहायता से किया जा रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अमीनी आइलैंड है, इसी के अंतर्गत आता है एक चिरिया पानी। जो चिरिया पानी जगह है यहां पर है
वर्ल्ड्स फर्स्ट सी कुकम्बर कंजर्वेशन। यहां पर बनाई गई है विश्व का पहला समुद्री खीरा संरक्षण केंद्र। समुद्री खीरा की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? समुद्री खीरा जो है ये आता है, ध्यान से सुनना, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। और चाइनीज कंट्री जो है यानी ईस्ट एशियन कंट्री जो है इसकी बहुत डिमांड करते हैं, क्योंकि ये खाने में उन लोगों के लिए सी फूड में बहुत टेस्टी माना जाता है। और वहां की जो हम यूं कह सकते हैं एक तरह से वहां पे जो क्या नाम है मेडिसिन बनाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है और एनर्जेटिक फूड माना जाता है ये, इसलिए इसकी तस्करी होती है। जबकि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस बात को कहता है कि ये रेयरेस्ट होता जा रहा है, तो हम इसका क्या नहीं कर सकते, स्मगलिंग नहीं कर सकते। तो खास करके तमिलनाडु के आसपास ये वाली स्मगलिंग लगातार पकड़ी जाती है, ठीक है ना। तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ये क्या है, वल्नरेबल की कंडीशन में है, तो इसे प्रोटेक्शन देने के लिए विश्व का एकमात्र यहां पर सी कुकम्बर पार्क भी कह सकते हो आप इसको, या सी कुकम्बर एरिया है ये, ठीक है, जिसका यहां पे क्या किया गया, प्रोटेक्शन एरिया है। पूरा नोट करो, ये अकशेरुकी जीव है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसकी आकृति खीरे जैसी होती है, इसलिए इसको सी कुकम्बर कहा जाता है। इसका स्पेशली नाम क्या रखा गया है? मोहम्मद कोया। मोहम्मद कोया कौन थे? केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, मोहम्मद कोया कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। ब्लू टैग बीचेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लक्षद्वीप के दो बीच हैं, एक तो है मिनीकॉय थुंडी बीच और एक है कदमत बीच। इसको किसमें शामिल किया गया? ब्लू टैग बीच में शामिल किया गया, ठीक है। इसे किसमें शामिल किया गया? ब्लू टैग बीच के, ब्लू टैग बीचेस में शामिल किया गया। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में टोटल कितने हैं? इंडिया में टोटल है 12। 9 डिग्री चैनल के बारे में एक स्टूडेंट पूछा है, किस किसको अलग करता है, तो मिनीकॉय आइलैंड जो है इसे कावरत्ती से अलग करता है, ठीक है, मिनीकॉय आइलैंड को कावरत्ती से अलग करता है। आगे बढ़ जाए, एक और पॉइंट समझ लो इसी में। यहां से ना ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है इसको, सबमरीन, इसको बोला जाता है कोची, लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट। इसका टारगेट क्या है? टारगेट है इसका जो यहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है उसको यहां पे क्या करना, प्रॉपर तरीके से ठीक करना, 5G स्पीड का यहां पे इंटरनेट प्रोवाइड कराना, ठीक है। सेम जिस पैटर्न पे मालदीव बना हुआ है, सॉरी हमारा लक्षद्वीप बना हुआ है, इसी पैटर्न पे मालदीव बना हुआ है। और अभी फिलहाल में मालदीव का बाइकआउट का भी वो चला था, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करेंगे वहां की टोटल इकोनॉमी में लगभग 14% के समथिंग अबाउट जो कंट्रीब्यूशन होता है ना 14% की समथिंग अबाउट जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल इकोनॉमी में, वो इंडियन टूरिज्म के कारण होता है। वो मैटर आपको बताइए, क्योंकि मोदी जी गए थे वहां पे मालदीव में, सॉरी लक्षद्वीप में, तो उन्होंने कुछ वहां के फोटो को कंपेयर किया, सॉरी उन्होंने पोस्ट की, उस पोस्ट को लेकर के थोड़ा सा पोस्ट जब वायरल हुई तो वहां के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया था कि वहां होटल्स में से बदबू आती है, ये वो, मतलब वो एक राजनीतिक मुद्दा बनता चला गया था। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है इजराइल का, ठीक है, इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ा हुआ है, और मालदीव कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है हमास का। तो कहते थे ना वो थोड़ा सा घूम फिर के होता है कि दुश्मन का दुश्मन ऐसे इस टाइप से करके वो एक जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट वहां पे जोड़ दिया गया। हालांकि जब मालदीव को बुरी तरह से बाइकआउट किया गया तो मामला लेवल में है। अब ध्यान से सुनना एक बात, मालदीव, अगर भारत के संबंध मालदीव से खराब होते हैं तो एक नुकसान भारत को हो सकता है, नुकसान ये हो सकता है कि चाइना वहां पे तुरंत अपना इन्फ्लुएंस, मतलब चाइना कैप्चर कर लेगा। और मालदीव में चाइना की स्थिति मजबूत होने का मतलब यह कि भारत की सिक्योरिटी पर हल्का सा क्या नाम है वहां पे डामाडोल की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि मैग्नीज नोड्यूल्स जो है ना, पॉलीमेट्रिक मैग्नीज नोड्यूल्स जो हमारे भारत को अधिकार मिला हुआ है इंडियन ओशियन में से एक्सट्रैक्ट करने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उधर साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से चाइना का अधिकार है, लगभग इधर तक चाइना आ चुका है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यह भी पता होगा कि श्रीलंका का हम्बन टोटा जो वहां पर चाइना है कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बुरी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और यही कारण है कि इंडिया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उधर साइड मलक्का स्टेट की तरफ, मैंने कल भी बताया था कि 7200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसको एनजीटी रोके पड़ा है, ओके। नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्री दूरी नापने की इकाई होती है, जहां एक नॉटिकल में 1.85 किलोमीटर होता है, ओके जी। अब ध्यान से सुनना, मालदीव की बात अगर हम आगे बात करेंगे तो एक और आइलैंड की बात कर रहा था मैं, डियागो गार्सिया। जो डियागो गार्सिया है ये कहां पर स्थित है? चागोस रिज पर है। और एक्चुअल में देखा जाए तो किसका पार्ट है? ये पार्ट ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा मॉरिशस, देख लेना, मॉरिशस का भाग है।
1965 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने मॉरिशस पर भी अधिकार कर लिया था, मॉरिशस आजाद हुआ। ठीक है, मॉरिशस क्या हुआ, आजाद हुआ। किसने आजाद किया, ब्रिटेन ने। मॉरिशस जब आजाद हुआ तो जो ये डियागो गार्सिया आइलैंड था, ब्रिटेन ने 1965 में ही इस आइलैंड को वापस नहीं किया, और ब्रिटेन ने दे दिया किसको, यूएसए को। कब, 1965 में। कितने टाइम के लिए, 50 साल के लिए। और अमेरिका ने अपनी यहां पे इंडियन ओशन में सेना वेना लगा के अपना पूरी से तैयारी कर ली। अब ध्यान से सुनना, 2016 में वापस होना था, ये लीज पर दिया गया था, लेकिन यूएसए ने वापस नहीं किया। और जब यूएसए ने वापस नहीं दिया तो यहीं पर विवाद उत्पन्न हो गया किसके बीच। आपका आंसर होगा एक तो यूएसए और एक मॉरिशस। अब भारत के लिए क्या यहां पर स्थिति है, यहां पर यूएसए अगर न रहे तभी ज्यादा बेटर होगा। क्यों ज्यादा बेटर होगा, कारण ये है इसके पीछे, क्योंकि जब 1971 का युद्ध हुआ था, इंडो पाक वॉर, उस इंडो पाक वॉर में ध्यान से सुनना, यूएसए ने इसी आइलैंड से सपोर्ट किया था किसको, पाकिस्तान को। कहां से, फ्रॉम दिस आइलैंड। सभी लोग कमेंट में आ जाओ जल्दी से और मुझे ये बताओ कि पूरा समझ आया नहीं आया अब तक मैंने जो बताया। लक्षद्वीप में बेसिकली पढ़ने के लिए इतना ही है, क्योंकि 32 किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ की हमने जियोलॉजिकल कंडीशन को समझ लिया, यहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन को समझ लिया, है ना। ध्यान में क्या क्या रखना है, ध्यान में एक तो रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से बीच ऐसे हैं जो कि ब्लू टेक के अंतर्गत आते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा था ब्लू टेक को समझाएं। एक्चुअल में ब्लू टेक का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल लेवल के बीच है। पहले सबसे पहले वहां पे देखा जाता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या कंडीशन है, लोग कितने अवेयर हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि कंजर्वेशन है या नहीं है। तीसरी कंडीशन देखी जाती है कि वहां सेफ्टी बढ़िया बेहतर वाली है या नहीं है। और चौथी कंडीशन होती है कि वहां पे जो बाथिंग वाटर है, नहाने का जो पानी है, उसकी क्वालिटी क्या है। 4 कैटेगरी में डिवाइड करके टोटल 33 पैरामीटर्स होते हैं। उसके आधार पर जो बीचेस होते हैं उनको रखा जाता है ब्लू टेक की कैटेगरी में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, भाई मानकर चलो ब्रिटेन से कोई यहाँ हमारे लक्षद्वीप में घूमने के लिए आना चाहता है, तो सबसे पहले वो जो प्रेफर करेगा ना, वो ब्लू टेक बीचेस को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि वो इस बात की, आप ऐसे समझ लो, इस बात की सिक्योरिटी देते हैं कि भाई सिक्योरिटी पर्पस से भी बेहतर है, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, इको फ्रेंडली बीच है, जाओ जाकर घूमकर आओ। बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने पूरा करा दिया। और अब तक हमारे भारत में, है ना, अब तक हमारे भारत में टोटल 12 बीचेस ऐसे हैं जो कि ब्लू टेक बीचेस के अंतर्गत रखे जा चुके हैं। और इतना ही लक्षद्वीप में आप लोगों को स्पेशली पढ़ना है। और नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी, अब आपकी कोई क्लास नहीं होगी 2 से 3 दिन, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी, और उस क्लास में मैंने अब तक जो कराया उसके मैं क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को करा दूंगा। आपका जो भी सजेशन हो, जो भी आप कुछ बेहतर चाहते हो, आपको क्लास का जो रिव्यू देना हो, वो क्लास एंड होने के बाद में अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रिव्यू दें। उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और बढ़िया चल रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे अगली क्लास में कुछ और बेहतर करेंगे, है ना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। और जो एक दो स्टूडेंट है, देखो मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, आज से नहीं, जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया पिछले 4-5 साल का मैं बता रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने 10 मिनट भी किसी स्टूडेंट के खराब किए हो। क्लास में आते ही बस हाय हेलो करने के बाद में मेरा सीधा टारगेट होता है कि भाई टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक पर आ जाओ। तो सिंपल सी बात है कि फिर मुझे फालतू बातें पसंद नहीं, जब मैं खुद नहीं कर रहा हूं। और जब कोई फालतू बात करता है तो फिर गुस्सा आ जाता है, डांट दो तो फिर ईगो हर्ट हो जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करो कि कोई हमें अननेसेसरी बात करनी क्यों, है ना। जैसे भी ये कमेंट आ रहा था, प्रशांत नाम से आ रहा था, शायद कि सिकंदर राव से, मैं वहां से हूं। भाई तो क्या हुआ सिकंदर राव से, मैं तो कह रहा हूं तू मेरी मासी का बेटा है, ठीक है, बुआ का बेटा है मेरी का, फिर क्या हुआ। यहाँ पे पढ़ने आया, कोई रिश्ते करवाने थोड़ी आया है। तो क्या फर्क पड़ता है आप कहां से हो, भाई हम सब भारतीय हैं। और ये बात मुझे अच्छे से पता है। या तो मैं पूछ रहा हूं कि सर आप कहां से हो, फिर आप बता रहे हो जी मैं वहां से हूं, पता चला कि कोई उम्मीद हो कहीं से कुछ, तो ठीक भी है। कहने का मेरा मतलब ये कि आप अपना डेटा लगा रहे हो यहाँ पे, है ना, इंटरनेट का अपना, आप यहाँ पे पूरे पूरे एमबी फूके जा रहे हो। उसके बाद में आप अपना टाइम भी खर्च करके जा रहे हो, आए क्यों थे आप, पढ़ने के लिए। तो अपना टारगेट ये रखो कि आप उस क्लास में प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है, उस क्लास में आपने क्या सीखा, उस चीज पे फोकस करो ना। बात समझ में आ रही है। भाई आप ये भी तो सोचो, मैपिंग की क्लास को मैं लिखकर आपकी नोट्स बनवा रहा हूं, मैं ये बात यहाँ पे खड़े होकर कहानियां सुनाऊं आपको कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं, ये है वो है, दुनिया भर की आपको भी लगेगा कोई लॉजिक है इन बातों का। तो आपके कमेंट देखिए, फिर मुझे भी कभी लगता है कि लॉजिक है, ठीक है। कितने मंथ में पूरा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनका नाम क्या, सीमा चौहान। इन्होंने पूछा कितने मंथ में पूरा हो जाएगा, ये कोई पेड बैच नहीं, कितने मंथ में पूरा हो जाएगा। हम एक क्लास में, एक चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या फिर चाहे वो हमारा स्टेट हो, और चाहे हमारी क्लास 1 घंटे की हो या फिर 2.5 घंटे की हो, एक क्लास में एक टॉपिक को हम खींच देंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपका ऑफ रहेगा, उसके बाद में रेगुलर क्लासेस होंगी, है ना। अगर मैं बाहर हुआ, यहाँ पे हुआ ही नहीं तो बात एक अलग है, अदरवाइज मैं क्लास लूंगा, जैसे मैं अपने पेड बैचेस में लेता हूं वैसे रेगुलर लूंगा, है ना। और सीधा टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आराम से अब आप अपना डिनर करिए और रिवीजन करिए, अगले सेशन में जरूर मुलाकात करते हैं। रिव्यू जरूर दे क्लास का, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना तो नैतिक कर्तव्य है, याद रखोगे आप।